है ना, पालक शिक्षक बैठक, और इसमें आप सभी बच्चे भी आए हुए हैं। तो मैं पालकों का, शिक्षकों का और बच्चों का, सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ, है ना। और जो पालक यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं चाहूँगी कि सारे बच्चे एक बार करतल ध्वनि से, है ना, अपने अपने पालकों का स्वागत करेंगे। तो ये बैठक हमारी आपस की बातचीत के लिए है कि हम पालकों के साथ बात नहीं कर पाते, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें 3 बैठक का आयोजन अनिवार्य किया गया है ना। तो ये इस सत्र की पहली बैठक है जो अगस्त महीना के पहले सप्ताह में आयोजन की जानी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्यों ऐसा किया गया, किसी भी कार्य करने का एक उद्देश्य होता है। तो पालकों को यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास। स्कूल को हम केवल मानसिक विकास से जोड़ते हैं, जहाँ बच्चे पुस्तकीय ज्ञान लेने आते हैं, ऐसा सोचते हैं, पर वास्तव में बच्चे यहाँ आकर शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं, मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं, और उनका पूरा का पूरा विकास का लक्ष्य रखा गया है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियाँ होती रहती हैं, उनसे पालकों को अवगत कराना, और किस चीज़ से बच्चों को फ़ायदा होगा, दोनों मिलकर के ऐसा काम करें जिससे बच्चे उन चीज़ों को प्राप्त कर सके, है ना। दोनों के संयुक्त प्रयास से पढ़ाई के प्रति कैसे हम एक सकारात्मक माहौल बनाएं, घर में भी और शाला में भी, ये है। और पढ़ाई का दबाव ना हो, हम पढ़ने के लिए प्रेशर ना लें, हम उसको कैसे सकारात्मक माहौल में सीखें, वो माहौल कक्षा में भी तैयार हो और घर में भी तैयार हो, ये दोनों चीज़ें हैं। और अगला है जो ड्रॉप आउट होते हैं, जो बीच में ही शाला छोड़ देते हैं, उनकी कौन कौन सी समस्या है उसके बारे में पेरेंट्स से जाने शिक्षक, और शिक्षक की क्या क्या समस्या है वो पालक जाने। ये सारी चीज़ें हैं, दोनों की क्या भूमिका है जिसके द्वारा हम बच्चों को शाला त्यागने से रोक सके। तो इसके लिए ये 3 स्तर पे होना है। आज पहली मीटिंग है और अगली जो मीटिंग होगी वो तिमाही परीक्षा के 10 दिन के भीतर होगी, और उसके बाद जो तीसरी मीटिंग होगी वो छिमाही परीक्षा। साथ साथ आप लोगों की परीक्षा परिणाम भी बताए जाएंगे आपके पेरेंट्स को कि आप लोग क्या कर रहे हैं करके। तो अगली मीटिंग में बिल्कुल ये कसम खा लो कि तुम्हारे पेरेंट्स को आना ही है, ठीक है। तो जो भी इसमें है, अलग अलग शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर शिक्षकों को कुछ टॉपिक्स बांट दिए गए हैं जो पेरेंट्स को जानना है। तो सबसे पहले इसमें है घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, और इसकी जानकारी हमको कॉमर्स की जो हमारी व्याख्याता हैं श्रीमती उर्मिला नायक मैडम, वो आपसे चर्चा करेंगी कि घर का माहौल कैसा होना चाहिए जिससे बच्चे सीखने के लिए प्रेरित हो सकें। आइए। सबको पहले मेरा नमस्ते, और जितने भी अभिभावक हैं उसका मैं स्वागत करती हूँ। मेरा टॉपिक है घर का वातावरण। तो घर का वातावरण जैसा स्वस्थ रहेगा, बच्चे भी यहाँ अच्छे मन से पढ़ पाएंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ सिर्फ 10 से 4 रहते हैं 6 घंटा, बाकी 18 घंटे तो घर में रहते हैं। तो इसलिए घर का माहौल ज़्यादातर बच्चे पे ज़्यादा असर करता है। जैसे घर में अगर लड़ाई झगड़ा का माहौल रहेगा तो बच्चे भी यहाँ भी वही रहेंगे, मन लगाकर यहाँ से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहा गया है पहले भी कि बच्चों की सबसे पहली गुरु माँ ही होती है। तो घर का जैसे माहौल रहता है उसी से ही बच्चे पर मानसिक बुद्धि पर ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ पूछना है? घर का वातावरण, इस टॉपिक पर मैडम ने हमको जानकारी दी कि हमारे घर का माहौल जैसा है ना। स्कूल में तो हम पढ़ते ही हैं, कक्षा में हम आप लोगों की सुविधा का ध्यान रखते हैं कि आप लोगों को पंखा मिलना चाहिए, कोशिश करते हैं कि कभी बार बिगड़ जाता है तो बार बार बनवाते हैं, है ना। आप लोगों के लिए टेबल चेयर की व्यवस्था करते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोग रोज़ बैठ के पढ़ते हो? क्या घर में ऐसी कोई जगह है आपके लिए बैठने की एक अच्छी व्यवस्था है कि नहीं है? सबके लिए, लड़के नहीं बोल रहे हैं। क्या आप लोग कहीं पर भी पढ़ने बैठ जाते हो? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना।
कम से कम हमारे घर में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा जगह भी होना चाहिए जहाँ पर हम आराम से बैठ के पढ़ सकें। हमारे घर का माहौल जो है लड़ाई झगड़े वाला, जैसे मैडम ने कहा, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद अगला है आपकी दिनचर्या। छात्र की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस टॉपिक पर अपनी बात रखने के लिए मैं श्री सुधीर यादव सर जी को, है ना, उनको यहाँ पर सादर आमंत्रित करती हूँ कि आए और अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। सर आइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जैसा आज स्कूल में मनाया जा रहा है शिक्षक पालक सम्मेलन, तो ये एक सम्मेलन है अपने भावों को, अपनी अभावों को और अपने स्वभावों को व्यक्त करने का। और इसके लिए मुझे श्रीमती सौरी मैडम जी ने जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। तो मुझे जो विषय दिया गया है कि एक छात्र की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या कि हम दिन की शुरुआत कैसे करें, और एक सुबह उठने से लेके रात के सोने तक का समय एक दिनचर्या होता है। और इस दिनचर्या में महत्वपूर्ण स्थान आता है हमारा समय सारणी का। समय सारणी कि हम दिन के जितने भी घंटे हैं, कुदरत, प्रकृति कहें या भगवान कहें या ईश्वर कहें, उनके द्वारा सभी को 24 घंटे का समय क्या किया गया है, प्रदान किया गया है ना। सभी के पास क्या होता है, 24 घंटे का ही समय होता है। और उस 24 घंटे को कौन कितना यूटिलाइज कर लेता है, उपयोग में लाता है, और किस रूप से, सार्थक रूप से। तो वही सार्थक रूप से प्रयोग करना छात्र की दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। तो हम शुरुआत करेंगे किससे, सुबह प्रातःकाल जगने से। तो भारतीय धर्म ग्रंथों या साहित्यों में कहें तो कहा गया है उठने का समय क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे का समय। तो 4 बजे से हम अपने ब्रह्म मुहूर्त में दिन की शुरुआत करें। और दिन की शुरुआत किससे, उस प्रकृति से जुड़ने से, उस ईश्वर से जुड़ने से, और उसको अपने धन्यवाद ज्ञापन करने से, ध्यान करने से। ये रही मन की स्वास्थ्य की बात। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसी कहावत हमारे देश में प्रचलित है। तो शुरुआत मन की शुद्धता से, ध्यान करके। उसके बाद दूसरा आता है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपका प्राणायाम और योगासन, प्राणायाम और योगासन, ये इसको भी क्या करना है, आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। उसके बाद कहा जाता है ये सब करने से, योग, प्राणायाम और ध्यान करने से आपको जो ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का प्रयोग क्या करें, आप अपने सीखने में लगा सके। हमको क्या करना है, स्कूल आते हैं हम, क्यों आते हैं, कहा जाता है, पूछते हैं पढ़ने आते हैं। क्या सही में हम यहाँ पढ़ने आते हैं या सीखने आते हैं? तो हमारी जो शब्दों की परिभाषा है उसको समझना है। अब से जो भी पूछे स्कूल क्यों जाते हो, क्या कर बोलोगे, सीखने आते हैं, है ना। आप लोग क्या कर रहे हो, सीखने आ रहे हो। चाहे जो विषय है, विषय को पढ़ के क्या करते हो आप लोग, उसको लर्न करते हो, सीखते हो। तो ये समय सारणी बनाना है आपको। हमेशा प्रतिदिन क्या करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद शुरुआती जो जटिल विषय तुमको लगता है कि उसमें तुम्हारी कोई कमी है ना, तुम्हारी कोई कमी रह गई, उस कमी वाले विषय को क्या करना है, प्रातःकाल करना है। प्रातःकाल क्यों करना है, क्योंकि इस समय मन और तन क्या रहता है, आराम से एक ऊर्जा से परिपूर्ण रहता है। तो उस ऊर्जा का उपयोग करके आप क्या करोगे, जटिल विषयों को दोगे तो आपका मन उसको खुशी खुशी या प्रसन्नता से करना चाहेगा। इसके बाद आपका स्कूल आने का समय। तो महत्वपूर्ण दिनचर्या में हमारा महत्वपूर्ण क्या है, समय का ध्यान रखना। जैसे स्कूल लगने का जो समय रहता है, यहाँ पे भी प्रार्थना होती है। प्रार्थना क्यों करते हैं, ताकि हमारा मन क्या हो, एक लय में आए।
प्रकृति में हर चीज़ क्या होता है, लय में चलता है। एक हवा चलती है वो भी लय में चलता है, पानी जो नदी बहती है वो भी क्या चलता है, एक निरंतर क्रम में ही चलता है ना। तो उसी प्रकार क्या हो, आपका भी दिन एक नियम के अंतर्गत चले, लय से चले, उसके लिए क्या बनाया गया है, स्कूल में समय सारणी बनाई गई है। उस समय सारणी में आपका पहला आता है प्रार्थना का खंड, और प्रार्थना में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी शामिल हों। और पहला प्रार्थना क्या होता है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दूर हमसे कीजिए, है ना। हाँ, और ये उच्चारण संबंधी दुर्गुणों बोला जाता है। मैं कभी कभी ये सुन लेता हूँ, शीघ्र सारे गुरुजनों को दूर हमसे कीजिए। ये शायद मेरे सुनने में समस्या हो सकती है, या आप लोग ऐसा कहते हो तो वो आप लोग जानो, है ना। तो ये इस प्रार्थना से हम करते हैं और एक सकारात्मक सोच लेते हैं। उसके बाद आपकी समय सारणी के हिसाब से समय पर जाइए, सभी विषयों को लिए जो समय मिला है उस समय का आप भरपूर उपयोग कीजिए, है ना। अब इसके बाद आप आते हैं ये स्कूल का समय, स्कूल में जो सीखे उसके लिए घर में जाने के बाद क्या करना है, आपको रिवाइज करना है, उसका पुनरुक्ति करना है। स्कूल में आज क्या सीखे उसको घर जाके जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, उसकी पुनरुक्ति करना है, ठीक। पुनरुक्ति के बाद क्लास में जो होमवर्क्स दिए जाते हैं गृह कार्य उनको कंप्लीट करना है। फिर कल के लिए क्या करना है, अब कल की प्लानिंग भी करना है, कल हमको जो पढ़ना है उसके बारे में। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने जो सीखा, याद करने का, समझने का एक तरीका है 3 टाइम्स रूल, 3 बार का नियम। गांठ बांध लीजिए, 3 बार का नियम। आज जो पढ़ना है उसको एक दिन पहले क्या करेंगे, पढ़ के आएंगे। स्कूल में उसको क्या करेंगे, समझेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो उसको फिर घर पूछेंगे, सर जो हैं, मैडम जो हैं, जो विषय शिक्षक हैं उनसे, शिक्षिकाएं हैं उनसे, है ना। तो पहली बार पढ़ के आएंगे, जो मन में आया कोई प्रश्न उत्तर उसको पूछें तो आधा सुलझ जाएगा। फिर यहाँ सीखने के बाद फिर घर जाके उसको क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो ये 3 बार का जो नियम अपने ज़िंदगी में अपना लेगा जो छात्र, गारंटी है कि वो ज़िंदगी भर उन बातों को याद रखेगा। और मैं यही नियम अपनाता आया हूँ अभी तक, और मुझको कभी भी सहायक चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो सीखने का है उसमें कमियां तो रहती ही है, ऐसा नहीं है कि एकदम 100% हो जाए। और आपकी जो रिज़ल्ट आता है उसमें अंक का महत्व नहीं है ना। अंक पाना वो एक अलग है, मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, सीखना। सीखना किस रूप में, एक मनुष्य के रूप में अपने जीवन को सार्थक बना पाओ, है ना। तो ये एक दिनचर्या हो गई। आखिरी में आप क्या करोगे, रात का समय दिनचर्या में आता है आपका शयन का समय। तो शयन करने से पहले क्या करना है, आपको आज के दिन को रिवाइज करना है और क्या देखना है कि इसमें क्या कमियां रह गई या क्या और अच्छा किया जा सकता था। कुछ अच्छी घटनाएं, अच्छे जो विचार हैं वो आए होंगे दिन भर में, आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ कड़वा लगा होगा, उनको रिवाइज करना है और अपने जीवन में कैसे सुधार करना है। इसी को क्या कहते हैं, एक छात्र की जीवन में दिनचर्या का महत्व है ना। और कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना। जो जल्दी सोता है और प्रातः काल जल्दी उठता है वो हेल्दी, वेल्दी और वाइज। हेल्दी मतलब स्वस्थ, वेल्दी मतलब धनवान, और वाइज मतलब होता है बुद्धिमान। तो ये आपको अपने जीवन में अपनाना है। कौन सा कहावत, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये सूत्र को अपने जीवन में उतारो इन्हीं शब्दों के साथ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इससे, अगर पूछना होगा तो मेरे से
आगे कालखंड में आप पूछ सकते हो जब भी आपको समय मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। छात्र दिनचर्या, इस पर हमारे सुधीर सर ने बहुत सुंदर आप लोगों को बताया कि सुबह कैसे उठना है, क्या क्या करना है, स्कूल आने पे क्या करना है और वापस जाके और सोने के समय तक क्या करना है ना। तो अगर हम थोड़ा भी इसका पालन करते हैं तो बिल्कुल इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। जीवन में हम कभी भी किसी चीज़ में असफल नहीं होंगे और ज़रूर सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छी बातें सर ने बताई। अगला टॉपिक है बच्चा बोलेगा बेझिझक, है ना। बच्चा बोलेगा बेझिझक। श्रीमती नंदिनी जोशी मैडम, व्याख्याता केमिस्ट्री, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ इस विषय पर अपने विचार। नमस्कार। बच्चा बेझिझक कैसे बोलेगा? कैसे बोलते हो भाई आप लोग? मतलब कुल मिला के है कि आपको आत्मविश्वास होके, आत्मनिर्भर होके बोलना है। चाहे आप क्लास में बोलो या आप सामाजिक कार्यकर्ता में कहीं पे बैठे हो तो वहाँ पे सुन रहे तो बोल सकते हो। क्लास में सबसे ज़्यादा मतलब आपका पेरेंट्स और शिक्षक के बीच, है ना। मेन तो बच्चे लोग कहाँ से सीखते हैं? पेरेंट्स से ही सीख के आएंगे। डर है उसको ख़त्म करना है। आत्मविश्वास से हमको क्लास में कुछ क्वेश्चन है उसको पूछना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। चाहे वो गलत हो या सही, हमको पूछना ही है बिना डर के। वही है बेझिझक से हमको क्वेश्चन करना है, सवाल करना है, उसका आंसर पूछना है या हम देंगे। लेकिन यहाँ पे वही है कि डरना नहीं है। मेन बात है आत्मविश्वास से ही आगे बढ़ना है। कोई भी जगह पे कहीं पे भी है, आपको क्या करना है? फ्री होके बोलना है। जैसे आपका सुविचार बोलने के लिए मैडम बुलाती है, आते नहीं हो, है ना, तो वहाँ पे आपको डर को ख़त्म करना है। मंच में खड़े होके आपको सुविचार बोलना है। कुल मिला के आपको फ्री होके, बिंदास होके बोलना है, डरना नहीं है। और जहाँ पे भी अगर गलती होगा तो उसको सुधारेंगे। बचपन में हम लोग के साथ भी ऐसी हुआ है कि हम स्कूल जाएंगे तो कुछ बोलेंगे तो डर लगेगा, हंसेंगे लोग। तो इस प्रकार के हमको सोचना नहीं है। सिर्फ अगर गलती है तो उसको धीरे धीरे वो सुधार होगा और सुधर भी जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको फ्री होके भी बोलना है। ये आपका पालक भी हमको, माता पिता बचपन से सिखाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो डरना नहीं है, फ्री होके ही बोलना है। तो यही चीज़ अब टीचर भी वही चीज़ सिखाना है कि आप मंच में जाओ या किसी सामाजिक कार्यकर्ता है वहाँ पे आपका कुछ टॉपिक है तो वहाँ पे आप बोल सकते हो। सबसे अच्छा है बेझिझक बोलना है, बिना डरे हमको बोलना है। ठीक है, थैंक यू।